हेलो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 17 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा क्विज की बेस है और इन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस डेली मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिए जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को वेबसाइट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर भी डेली अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करें, हमारा जो वुल्कन वाईएएस के द्वारा मेंटरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगर आपको टारगेट बेस स्टडी करनी है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है 2023 के लिए, तो आप अपना जो उस मेंटरशिप इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर डेली आपको टारगेट दिया जाता है। उससे रिलेटेड कुछ मैप बेस प्रैक्टिस होगी, मैप उसके रिलेटेड कुछ मैप दिए जाएंगे जो को आप प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड है, उसमें जो समय समय पे कुछ रिवीजन टेस्ट भी लिए जाते हैं। जो आपने अभी तक रीड किया है उसके बारे में कुछ रिवीजन टेस्ट हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है कि कोई मेंटर आपकी जो प्रिपरेशन है उसको देखता रहे, आपको उसको आप जो कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी जा रही है। तो इसके लिए आप हमारा मेंटरशिप इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हो। मेंटरशिप इनिशिएटिव की जितनी भी जो फीचर्स हैं और जो उसके जो कैसे उसको ज्वाइन करना है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स आज का जो ये क्विज का डिस्कशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम अफ्रीकन चीता से रिलेटेड है। अफ्रीकन चीता अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी था, आज भी द हिंदू के अंदर इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी। तो इसके अंदर पूछा है कि जो IUCN स्टेटस है अफ्रीकन चीता का वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो फ्रेंड्स जो IUCN स्टेटस जो एशियाटिक चीता है उसका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अभी इंडिया में जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गया था 1951 के बाद में, कंप्लीटली यहाँ पे लॉस्ट हो गया था। तो अभी इंडिया के अंदर में जो अफ्रीकन चीता है वो ट्रांसलोकेट किया जा रहा है और ये पहला कोई कॉन्टिनेंटल ट्रांसफ़र होगा कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर जो चीता है, कोई बिग कैट है, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इंडिया अफ्रीका में जो कंट्री हैं, नामीबिया, जो बोट्सवाना, ये जो कंट्री हैं वहाँ से चीता लेके आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर अगर हम बेस्ट जो सूटेबल लोकेशन है उसकी अगर हम बात करें तो कोनो पालपुर नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वो इसके लिए सबसे सूटेबल जगह है। वहाँ पे इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा दोबारा से, वहाँ पे इसको जो हमारे इंडिया के अंदर में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर हम बात करें अफ्रीकन चीता है उसका जो IUCN स्टेटस है वो फ्रेंड्स वल्नरेबल है। याद रखना, जो IUCN स्टेटस है जो अफ्रीकन चीता है उसका है वल्नरेबल। एशियाटिक चीता है जो हमारा एशिया का जो चीता है उसका जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड किसका है? हमारा एशियाटिक चीता का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अफ्रीका वाले का जो स्टेटस है, अफ्रीका का जो चीता है उसका स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल स्टूडेंट्स क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। इंडिया में पॉपुलेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। और इंडिया में अगर एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर ईरान के अंदर बचे हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं ईरान के अंदर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अफ्रीकन चीता स्मॉलर इन साइज देन द एशियाटिक चीता, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो अफ्रीकन चीता है वो अगर हम बात करें उसका जो साइज़ है वो बिग होता है। अब अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो एशियाटिक चीता का जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो कौन सा आंसर होगा? डी आंसर यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें जो NTCA है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, NTCA है जिसके द्वारा जो टाइगर का जो सेंसस है वो भी कंडक्ट किया जाता है। NTCA है उसके द्वारा इन जो प्रोग्राम्स हैं इनको कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ कम्प्लीटली। और ये आपको पता होना चाहिए NTCA कब एग्जिस्टेंस में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके इसको कब बनाया गया। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स कि NTCA है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था और उसका जो ईयर है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आया या कौन से वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड भी
यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया करते थे। अभी प्रेजेंट समय से नहीं आ रहे हैं, कुछ साल से नहीं आ रहे हैं, पर 2015-16 के समय में जो इन्वायरमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे क्वेश्चन आए हैं। 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 19 में भी क्वेश्चन था इनसे रिलेटेड, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एनटीसीए के बारे में आप बताता। उसके बाद में हम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे। इसके अलावा हम इनके बारे में जो अलग से जो वीडियो बनाएंगे उनके अंदर भी रीड करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है अफ्रीकन चीता का, जो आंसर है वो है डी आंसर, क्योंकि दोनों गलत हैं। जो स्टेटस है अफ्रीकन चीता का वो क्या है फ्रेंड्स, वल्नरेबल है, और जो इनका जो साइज होता है वो होता है बिगर साइज होता है देन द एशियाटिक चीता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अभी एक टर्मिनोलॉजी है E20 अभी जो टर्मिनोलॉजी है वो न्यूज़ के अंदर थी। ये अगर हम बात करें, आपने अगर प्राइम मिनिस्टर सर का जो स्पीच है वो सुना हो, जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली थी। इंडिया जो एनर्जी सेक्टर में है, जो पेट्रोलियम सेक्टर है, उसके अंदर पहले इंडिया डिपेंड होता था खाड़ी के तेल पे, और खाड़ी से झाड़ी मीन्स द एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है, कि जिस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है जनरेशन 1 जनरेशन 2 टाइप के इसमें बायोफ्यूल्स होते हैं, उससे रिलेटेड है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। ये बेसिकली E20 जो टर्मिनोलॉजी है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज की जाती है। पहले E10 हुआ करता था फ्रेंड। E10 का मीन्स ये था कि पेट्रोल के अंदर में 10% इथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाएगा, उसको वहाँ पे मिक्स किया जाएगा। फिर हमारा जो टारगेट है वो E20 आया। लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था 21 के अंदर में। 21 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने लॉन्च किया था कि इंडिया का जो टारगेट है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो 20% हो चुका है। तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है E20। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से यहाँ पे जो एमिशन होता है, जो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो एमिशन होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, ऐसी ये कुछ गैसेज हैं जो काफ़ी हार्मफुल हैं हमारे क्लाइमेट के लिए। तो इनका जो एमिशन है वो डिक्रीज होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है नहीं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फेम स्कीम है, फेम स्कीम है, उसके अंदर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है वो स्कीम। ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करने से रिलेटेड है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये E20। वैसे इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है कि यहाँ पे जो एमिशन है वो डिक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है। एक ऐसे ही एक मलेरिया से रिलेटेड भी ऐसे ही एक प्रोग्राम था, E2020 नाम से एक प्रोग्राम हुआ करता था मलेरिया को जो रिड्यूस करने से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। E20 के बारे में हमने देखा। E20 क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का इंडिया का एक टारगेट है कि इंडिया को ये अचीव करना है, और 2025 से इसको स्टार्ट करना है। जो ब्लेंडिंग करना 23 से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। जो टारगेट है वो 23 से स्टार्ट करना है, 25 से नहीं स्टार्ट करना। तो ये इंडिया का जो टारगेट है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड E20। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये गोबर स्कीम जो आई थी, गोबर धन स्कीम आई थी फ्रेंड्स। ये धन है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे धम हो गया है। ये अगर हम बात करें तो धन है। गोबर धन एक स्कीम थी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम थी। तो ये बेसिकली कौन से प्रोग्राम के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? जो गोबर स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जब भी ऐसी स्कीम देखी तो आपको एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो आप कि ये जो स्कीम है वो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों में ही होगा ना। जो काऊ है, जो एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, वो जो ग्रामीण इलाकों के अंदर ही होगा, गाँव के अंदर ही होगा। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो कैटल है उसका जो गोबर होता है, जो डंग होता है, वो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको यहाँ पे जो कंपोस्ट के अंदर में बायोगैस और बायो CNG जो प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन भी ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड ही है। जल जीवन मिशन के अंदर जो फंक्शनल जो टैप के थ्रू जो पानी पहुंचाना है गाँव तक 2024 तक। पहल स्कीम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। इसके थ्रू जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, एक बार पूछा गया था कि जो जैम है, जनधन, आधार
और मोबाइल, ये जो ट्रिनिटी है, ये जो तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये संगम है, इसकी वजह से जो करप्शन है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। उसका जो रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि जो मिडिल मैन जो पर्सन हुआ करता था, उनके द्वारा जो करप्शन किया जाता है उसको रिड्यूस कर दिया था पहल स्कीम के थ्रू। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन नहीं है, अर्बन तो उसी तरीके से भी नहीं है कि जो गोबर स्कीम है, बेसिकली अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर जो गोबर होता है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें जो एनिमल्स का बाई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम जीवन, एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसके अंदर जो कॉमर्शियल जो रिसर्च है उसको बूस्ट करने से रिलेटेड, बायोफ्यूल से रिलेटेड, ये कुछ बायोफ्यूल से रिलेटेड, जो इथेनॉल है वहाँ से रिलेटेड ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड हैं ये। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए ये जो कमीशन है ये कब आया था, कब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब था, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर फ्रेंड्स बात की गई है कि ये इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो ग्रांट किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू इसको जो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दे दिया गया। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है चेयरमैन को इसके कमीशन का। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है तो प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट कर ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल है तो हु इज़ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर हम बात करें कि जो सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन है इंडिया के अंदर में वो प्रेसिडेंट की है। अगर हम बात करें एज ए पावर की बात करें, प्रेसिडेंट जस्ट एज ए रबर स्टंप है, वैसे अगर हम पावर की बात करें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे पावरफुल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इतने जो भी कमीशंस होते हैं, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके जो हेड होते हैं इनको अपॉइंट जो किया जाता है वो मैक्सिमम जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कमीशन की बात करें तो एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और इसके अलावा 3 मेंबर होते हैं। और ये जो है, ये जो पोजीशन है, ये जो कंपोजिशन है, चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो आर्टिकल 338 बी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पहले एक आर्टिकल होता है 338, ओनली 338 के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वहाँ पे 338 में पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करते थे, जिनको 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उसको डिफरेंट कर दिया गया, NCST है उसको अलग से कर दिया गया और वहाँ पे आ गया 338 ए के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। और अब जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो आ गया 338 बी के थ्रू। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी केसेस होते थे, जो भी क्वेश्चंस इंक्वायर होते थे, कोई इंक्वायरी करनी है इनके जो राइट्स से रिलेटेड, तो ये सब जो कमीशंस हैं, ये सब जो मुद्दे हैं इनको देखा जाता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा इन सभी टॉपिक्स के ऊपर में इंक्वायरी की जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन से रिलेटेड भी जो पावर है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को हुआ करती थी। बट अब जो OBC की जो पावर है, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको अभी देखा जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इससे पहले जो मंडल कमीशन केस है, इंदिरा साहनी केस है 1992, उसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि आपको पता होना चाहिए जो बैकवर्ड क्लास कमीशंस जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 1953 में एक पहला कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, काका कालरेकर कमीशन है। फिर उसके बाद में 78 के अंदर जब जनता गवर्नमेंट आती है आफ्टर द इमरजेंसी, तो उनके द्वारा BP मंडल की जो चेयरमैनशिप में जो मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया 1989 के अंदर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा साहनी जजमेंट आया, उसने जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लेके आए, क्रीमी लेयर ऐड किया गया बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में।
इसके अलावा जो रिजर्वेशन की कैप है उसको डिसाइड किया गया, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को मना कर दिया गया कि नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ जो बातें हैं किसी भी जजमेंट की, इंदिरा साहनी जजमेंट की, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो अगर बात करें, जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर की बात करें तो ए आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि ओनली वन करेक्ट है। जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यहाँ पे। तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जस्टिस रोहिणी कमीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स जो बैकवर्ड क्लासेज जो सेक्शन है, जो एक क्लास का एक सेक्शन है, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ उसके अंदर हैं, तो बैकवर्ड क्लासेज का जो रिजर्वेशन है ये सभी लोगों को इक्वली शेयर हो रहा है, होने से रिलेटेड है। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो राइज होता है कि जो बैकवर्ड क्लासेज के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा जो एक अगर बात करें रिजर्वेशन है 27%, उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा उठा लिया जा रहा है, उनको ही जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको इक्विटेबल शेयर करने से रिलेटेड है, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको सब कैटेगराइज करने से रिलेटेड ये कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आर्टिकल की बात करें तो 340 आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसका इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 342 जो आर्टिकल है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, और इनका यहाँ पे जो ओबीसी कमीशन है वहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये न्यूज़ के अंदर था, 342 जो आर्टिकल है वो क्यों न्यूज़ के अंदर था। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि ओबीसी की जो सिंगल लिस्ट और जो स्टेट की लिस्ट, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ थी अभी कुछ 6 या 7 मंथ्स बैक। तो ये इसके बारे में आप गूगल करना, रीड करना इसके बारे में। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन आर्टिकल 340 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका जो काम था कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इक्विटेबल शेयर करना है, इक्विटेबल शेयर करना है। जो बेनिफिट है जो ओबीसी का, इसके अंदर सब कैटेगराइजेशन वो क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर 2, 6, 9 एंड 10 ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं वो क्रिएट की गई हैं कि 2% इन लोगों को मिलेगा, 6% रिजर्वेशन। ये 27 के अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशन क्रिएट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर है वो बी है। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में यही सब हमारे 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये डिस्कशन वीडियो सही लगता है, अगर आपके जो फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको हमारा जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।